जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दरोगा मेंस रिजल्ट कुछ दिन और आपके हाथों में होगा और उसके बाद बहुत जल्द आपका मेंस और उसके बाद फिजिकल। तो चीज़ों को इंटीग्रेट करें और सही डायरेक्शन में करें। अगर हम मैथ्स एंड रीजनिंग का बात करते हैं तो यही है जो आपको टॉपर में इंक्लूड करेगा एज वेल एज मेरिट आपका कंफर्म करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है कि आखिर पढ़ना क्या है। तो जो भी आपको दिया जा रहा है वो बहुत ही एनालिसिस के हिसाब से। मान लीजिए हमें पता है कि मेंसुरेशन में जब भी क्वेश्चंस आज तक आया, ये हिस्ट्री रहा है कि फॉर्मूला बेस्ड आता है, तो हम फॉर्मूला को अच्छे से रिवीजन करेंगे जितने भी फॉर्मूला है। सेकंड, हमें पता है कि 2D जो है उसमें हमेशा सर्कल और ट्रायंगल को कंबाइन करके क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसके हमने आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से आपको प्रॉपर पीडीएफ उसको प्रोवाइड कर दिया गया। तो जहां से जो क्वेश्चंस पूछे हैं, मान लो कि आपको पता ही नहीं कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता करना पड़ेगा जब आप PYQ करोगे। तो प्रोबेबिलिटी में भी क्या पढ़ना है, तो प्रोबेबिलिटी में भी आपको पढ़ना है जो डाइस प्लस आपका जो ताश का पत्ता वाला, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। रीजनिंग में कहां कहां से आए, तो सब चीज को मैं बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट करके आपको पढ़ा रहा हूं। अगर अभी भी आप श्योर सिलेक्शन जो दरोगा मेंस का ये स्टार्ट किया गया एकदम, मैं फिर से कहता हूं जो अभी करवाया जा रहा है, हो सकता है कुछ लोग सोचेंगे कि सर इतना करें, पहले जितना दिया गया है उतना कीजिए और उसको 4 से 5 बार कीजिए। जिनका मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग है उनका तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उतना डिफिकल्ट आने वाला नहीं है, इजी टू मॉडरेट ही रहेगा आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। बट अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो तो हर एक क्वेश्चन को आपको 2 बार करना है। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट है, रूटीन के हिसाब से हमारा टारगेट की 65 दिन में हम लोग सब चीज फिनिश करें। मैथ्स रीजनिंग साइंस एकदम सोचना नहीं पड़ेगा आपको, इतनी सुंदरता से आपको उसका PYQ भी एनालिसिस किया गया है। बस टॉपिक तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कल बिहार ज्योग्राफी का हमने डाला था, प्लीज देख लीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चंस वहां से आ सकते हैं। इवन हमने यूट्यूब पे डाल दिया और श्योर सिलेक्शन ग्रुप में उसका PDF भी डाल दिया है, नीचे लिंक है। इस बार अगर आप चाह रहे हो कि सर मुझे चूकना नहीं है, फिर से मैं रिमाइंड करता हूं, बाद में रिग्रेट ना कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, बस मुझे बताना था, ये मेरा फर्ज भी है कि मैं आपको बताऊं, सही डायरेक्शन दूं, ठीक है। तो जो पढ़ना है बस वही, ये नहीं कि मतलब आप 1 महीना आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, ठीक है। आपको पता है परसेंटेज का यूज करके हमें प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे जितना जरूरत है, ठीक है। फिर से ये एग्जाम के बाद आपको याद आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जितने भी हमने यहाँ क्वेश्चंस लिया है ये PYQ के हिसाब से बनाया गया है। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड नहीं रहेंगे, पर जो आपके मैथ्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें मान लीजिए कि अगर 10 मैथ्स में आता है तो 3 से 4 आपका स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे। घबराना नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। आपको जो जो चाहे नंबर सिस्टम से आए उसको भी करवाया जाएगा, परसेंटेज से आए उससे भी, पार्टनरशिप, रेशियो, सब, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन है, यहां हमारा अप्रोच होगा बस एग्जाम में कैसे करना है। देखिए, यदि y के 20% का 20% 20 है तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, y का मान 500 है। कथन 2, y के 20% का 20% 4/100 y होता है। इसमें से कौन सा सही है? बेसिक है क्वेश्चन, बस घबराना नहीं है, माइंडसेट बना के रखना है कि जो भी आएगा वो इजी आएगा और हम लोग कर चुके हैं। देखो, तो पहला कथन हम लोग चेक करते हैं कि y का मान जो है 500, तो देख लेते हैं y का 20% बोला है। 20% मतलब आप ये मत बोलना कि कैसे, बेसिक हमने आपको समझा रखा है। 20% मतलब होता है 1/5 हम यहां लिखेंगे, ठीक है। फिर से बोला है 20%, तो हम 1/5 यहां लिखेंगे। इसका वैल्यू दिया हुआ है मुझे 20, ठीक है। अगर आप इसे निकालोगे तो ये y का वैल्यू क्या होगा, 5 × 5 25, और ये 25 × 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 × 2 50, टोटल 500। डेट मीन्स हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही है कि y का मान क्या है, आपका 500 है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट बोलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोला कि y के 20% का 20% 4/100 है। तो देखो, अगेन मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना अभी जो मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चंस इजी होंगे, माइंड शांत करके रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, आपका आंसर आ जाएगा। घबराइएगा नहीं अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक किया, और जिसमें एकदम आंसर नहीं आ रहा है स्किप करके निकल जाना है। अब देखो इसमें क्या बना कि y का 20% का 20%, ठीक है। तो y का 20% का 20% तो हमने अभी निकाला है, वो कितना है, ये दिमाग वहां चलते रहना चाहिए, ठीक है। वो कितना है, तो ये मेरा 20 है, ठीक है। उसके बाद बोला कि 4/100 इंटू y का वैल्यू क्या है, मैंने अभी निकाला था 500 था,
ठीक है। तो ये कितने बार में कटेगा, आप देख रहे हो, ये जो कटेगा आपका 5 बार में कटेगा, और ये 4 × 5 कितना होता है, 20 होता है। तो इधर भी 20 आ गया, इधर भी 20 आ गया। मतलब आपका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। एक चीज और, जो भी क्वेश्चंस में लेके आए होंगे आपको डराने के लिए नहीं है। मैं चाहता तो इसको टफ किया जा सकता था, बट आपको क्या करना है, आपको मोटिवेट करना है, क्योंकि आप ये चीज कर सकते हो। बहुत लोगों को लगता होगा आसपास जो भी चल रहा है कुछ नहीं है। अगर आप प्री निकाले हो, आप इतने एलिजिबल हो कि आप मेरिट बना सको। आप एकदम दिमाग में, दूसरे को नहीं देखना है, जो हम करवा रहे हैं उसको कीजिए, और PYQ के हिसाब से उस हर एक टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिए जो आया हुआ है, उस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको करना है, बस इतना ही। तो इसका क्या हो जाएगा, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही है, ठीक है। तो A इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में आएंगे। अब ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, हमने इसको स्टेटमेंट बेस का रूप दिया है, ठीक है। अब ये देखिए, कभी कभी क्या होता है कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इजी हो जाता है मेनली, क्योंकि अगर डायरेक्ट सबको, आपको मैथ्स में ये बहुत ध्यान रखना, मैथ्स में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया, उसका ऑप्शन दिया हुआ है, आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट स्टेटमेंट बेस में बहुत सारा होता है कि कैलकुलेट नहीं करना। अब इसको 2-3 तरीके से हमने आपको क्लास में समझाया, यहां हम बस एग्जाम अप्रोच करेंगे। एक परीक्षा में प्रत्येक, ठीक है, सही उत्तर के 4 अंक दिए जाते हैं, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के 2 अंक काटे जाते हैं। मतलब सही से कितना मिलेगा, अगर सही करोगे एक क्वेश्चन तो 4 अंक मिलेगा, और गलत करोगे तो -2 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक विद्यार्थी के सभी 75 प्रश्न के उत्तर दिए और कुल 150 अंक प्राप्त हुए, तो निम्न कथनों पे विचार कीजिए। मतलब कोई भी एक स्टूडेंट है, टोटल जो क्वेश्चन था वो 75 था, उसको कितना अंक मिला है, 150 अंक मिला है। तो पूछा गया कि कितना उसने, हाँ, उसके बाद पूछा गया है कि इस पे आपको विचार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला कथन कि विद्यार्थी ने 50 सही उत्तर दिए, ठीक है। मैं मान लेता हूं ये क्वेश्चन इजी हो गया, इवन ये इजी हो गया, स्टेटमेंट देता तो सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। मैं मानता हूं इसने बोला कि 50 सही किया है, ठीक है। तो अगर ये 50 सही करता, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या है, सिंपल है क्वेश्चन भाई। देखो 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, बोला है कि एक क्वेश्चन का आपको 4 मार्क मिलेगा, अगर आपने गलत कर दिया तो -2 हो जाएगा। टोटल उसने 75 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है, और उसको मिला है 150 नंबर। पूछा है कि कितना क्वेश्चन उसने सही किया है। अब देखो, पहला कथन बोला कि 50 सही किए, ठीक है, किया है, तो मान लेते हैं हम लोग 50 इंटू हम करेंगे 4, ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा 5 × 4 200 आएगा, ठीक है। ये चीज समझ में है। तो 50 अगर उसने सही किया है, तो सिंपल सी बात है, टोटल कितना है, 75 क्वेश्चन है। तो मतलब बाकी जो उसने क्वेश्चन उसने ये किया है वो गलत किया होगा ना, ठीक है। टोटल 75 को क्वेश्चन है, बोला है पहला कथन की 50 को सही है, तो बाकी जितना होगा उसने गलत किया होगा। तो मैं मान लेता हूं जो दूसरा है 25 उसने गलत किया, और कितना करता है, -2 करता है। तो 25 × 2 कितना होता है, 50 होता है। ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, तो यहां प्लस 200 आ रहा है, यहां -50 आ रहा है। तो 200 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपका 100 + 50 आएगा। मतलब जो ये बताया गया है कि विद्यार्थी ने 50 सही किया था, ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि मेरा इसको सॉल्व करने के बाद अगर 50 उसने सही किया है, तो गलती उसने 25 किया था, तो 50 × 4 200 मार्क्स उसको मिला, और 25 उसने गलत किया, तो 25 × 2 मतलब कितना, 50 मार्क उसमें से घट जाएगा, तो 200 - 50 150। मतलब बिल्कुल ये सही है कि उसने 50 ही क्वेश्चन सही किए थे, मतलब ये सही है। यदि सही उत्तर की संख्या x है, ठीक है, फिर से दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, यदि सही उत्तर की संख्या x है, तो जो प्राप्त हुआ है, तो जो ये जो होगा, क्या ये समीकरण सही है, आपको ये बोला है। तो प्रपांतक समीकरण जो है, तो क्या ये सही है, हमको ये बोला है। तो आप बिल्कुल आप इसको देख के भी मार सकते हो कि मान लीजिए मेरा अगर x अगर मेरा सही है, मान लीजिए उसने x सही किया था, तो गलत उसने कितना किया होगा, सिंपल सी बात है, टोटल क्वेश्चन कितना था, 75 था, तो 75 - x, इतना, अगर इतना उसने सही किया, x नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने सही किया, टोटल क्वेश्चन 75 था, तो x सही किया, x नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने सही किया, तो गलत कितना किया होगा, 75 - x किया होगा। यहां है 75 - x है, ठीक है। तो देखो 4x, ठीक है, -2 75 - x = 150, क्या ये सही है। तो अगर मेरा x का वैल्यू 50 आ जाता है, तो ये समीकरण सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ये समीकरण देख के भी आपको पता चल रहा होगा कि ये सही है। देखो
तो x है, x का वैल्यू मैं मान लिया, मैंने ये सही किया है कि मेरा 50 है, तो मैं यहाँ 50 लिख देता हूँ, ठीक है। या मान लो कि आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करो, अगर ये सॉल्व करके x का वैल्यू अगर 50 आ जाता है तो मतलब सही है। तो देखो 4x ये कितना हो जाएगा, 75 टू जा 150 हो जाएगा, माइनस ये 2x हो जाएगा और यहाँ 150 होगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये -150 इधर चला जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये -2x है, ये 4x है, तो कितना बचेगा, यहाँ आपका बचेगा 2x और ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 300। x का वैल्यू कितना आ गया आपका, x का वैल्यू कितना आ गया, क्या बोला, यदि सही उत्तरों की संख्या x है, ठीक है, सही उत्तरों की संख्या क्या है, x है, x हो तो ये समीकरण ठीक तो है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। तो यहां जो है आपका, ये देखिए यहां से आप स्टार्ट करो, देखो एक पॉइंट बस में हमने यहां माइनस में प्लस कर दिया, देखो ये 4x है, ठीक है, ये -150 है, -2x है और इक्वल टू 150 है। देखो ये इसको मैं फिर से आपको सॉल्व कर देता हूं, देखो ये जो है इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो ये 4x का 4x आएगा, ठीक है, माइनस आपका कितना आएगा, 150 आएगा, और यहाँ ये माइनस है, ये माइनस है, तो मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस आपका 2x आएगा इक्वल टू आपका 150 आएगा, ठीक है, 150 आएगा। अब ये 150 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 300 हो जाएगा, और ये 4x और ये 2x कितना हो जाएगा आपका, 6x हो जाएगा, तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 50 हो जाएगा। मतलब ये जो सेकंड वाला समीकरण है वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है, बेसिक है। तो ये भी आपका, ये भी हमने निकाल दिया और ये भी हमने निकाल दिया। ऐसे ही आप देख के भी कह सकते थे कि ये सही ही है, बोलो क्यों। चलो अभी आप बेसिक में इतना समझो, ठीक है, क्योंकि बेसिक अभी नहीं समझाना, इतना आप समझ गए। तो इसका जो दोनों कथन होगा, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों सही है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन पे आएगा कंफर्म मानो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन डन है आपका, आ रहा है, आप लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस लिख लो, ठीक है। अब देखो इसको क्या क्वेश्चन पूछा है कि 1000 की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है, 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूं, क्योंकि इंग्लिश में लिखूंगा तो इसमें लिखने का ही जगह नहीं रहेगा फिर, ठीक है। सिंपल है कि आपका क्या दिया हुआ है, आपका जो प्रिंसिपल है वो दिया हुआ है, और बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 10% है 4 साल के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बनाया गया है कि 4 साल का अगर आपके पास प्रिंसिपल मूलधन अगर 1000 है, रेट ऑफ परसेंट जो है आपका 10% है, अगर 4 साल का अगर हम लोग बात करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज और आपका साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर होगा वो कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो अंतर होगा कितना होगा। तो पहला कथन इसमें बोला है, ठीक है, पहला कथन बोला है कि 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर 64.10 होगा। मैंने इसको एक तरीका समझा है, कुछ चीजें मैंने आपको निमोनिक्स बोला था कि चीजें याद रखना है, ठीक है, बस इसको आराम से हो जाएगा। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं 10% का इसने बात किया है, तो पहले साल तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। दूसरा साल का अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना का डिफरेंस आता है, अगर 10% हो तो 1% का डिफरेंस आता है। तीसरे साल में कितना का डिफरेंस आता है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच, अगर रेट ऑफ परसेंट 10% है तो 3.1 आता है। ये याद रखना है, ठीक है। 5%, 10%, 5%, 10%, 20%, ये तीनों का मैंने आपको दिया है, जो लिख के वो याद रखना है। और जो चौथा जो है आपको, अगर चौथा साल अगर बोलेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, कितना होगा आपका 10% पे तो 6.41 होगा। और यहाँ मूलधन क्या होता है सबको पता, हम लोग मूलधन 100 मान के चलते हैं, तब ये रेट ऑफ, क्योंकि परसेंटेज 100 पे ही चलता है, ठीक है। अब ये है, तो देखो यहाँ 100 हमने माना तो ये सब चीज आया था, यहाँ क्या है 1000 है, मतलब 0 1 हमने बढ़ा दिया, तो 0 हमने अगर यहाँ बढ़ा दिया तो ये सब जो है इंटू 10 हो जाएगा। तो 4 साल के लिए होता है 6.41, ठीक है, 6.41। अगर मूलधन आपका 100 है, यहाँ मूलधन क्या है 1000 है, 10 गुना बढ़ गया, तो इसको भी हम लोग 10 गुना बढ़ा देंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 64.1 हो जाएगा। मतलब 64.1 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 64.1 या 10 आप लिख सकते हो। समझ में आया? ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बेसिक में हम इसको समझा चुके हैं।
इसी तरीके से करना है, नहीं तो लटक जाओगे, फिर ये क्वेश्चंस करते रह जाओगे। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि 4 वर्ष के लिए एसआई और सीआई के अंतर का जो सूत्र होता है, क्या ये होता है, ये P है आपका मूलधन, R है आपका रेट और N है आपका नंबर ऑफ ईयर्स। अगर आपको पता है तो ये पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, तो ये गलत है। देखिए, अगर 2 साल का अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर होता है, उसका जो फॉर्मूला है 2 साल के लिए, वो क्या होता है, तो ये होता है आपका PR स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर। ये 2 साल के लिए होता है। अगर 3 साल के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, हमेशा याद रखना PR स्क्वायर हमेशा PR स्क्वायर ही रहेगा, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो ये होगा PR स्क्वायर हो जाएगा, अंदर में आ जाएगा 300 प्लस R आ जाएगा। ठीक है, बस लिख लेना है, इसको लिख लो। ठीक है, तो और डिवाइडेड बाय नीचे आपका यहां क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो 2 साल के लिए PR स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर, 3 साल के लिए PR स्क्वायर 300 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब। ये क्या है, P क्या है आपका मूलधन मतलब प्रिंसिपल, R क्या आपका रेट है। अच्छे से याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा, दिया रहेगा प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना है, 3 साल में दोनों का अंतर क्या होगा। 4 साल में आपको याद रखना है, ये होता है आपका 4 साल के लिए PR स्क्वायर 6 प्लस 4R प्लस R स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, पर करना आपको ऐसे ही है जैसे हमने बताया। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सही जो है आपका कथन 1 है, तो कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 जो है इसमें गलत है। ये चीज आपको पता भी होगा, मैंने सॉल्व करवाया था, ये बस मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका ये है कि राजीव और अमेय के, ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है रेशियो और पार्टनरशिप को यूज करके। देखो, राजीव और अमेय ने एक व्यापार में निवेश किया, लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया, तो लाभ को निवेश के अनुपात में ही बांटा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे भी अगर ये नहीं भी लिखा रहेगा तो हमेशा याद रखना एक कंसेप्ट। पार्टनरशिप में मैंने आपको कंसेप्ट एक सिखाया था, पार्टनरशिप इक्वल टू होता है कैपिटल इनटू टाइम, मतलब प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इनटू टाइम। मतलब कहीं भी प्रॉफिट आपको उतना मिलेगा जितना आपने पैसा लगाया है और कितने समय के लिए लगाया, उसी हिसाब से। अगर मान लीजिए ज्यादा पैसा लगाया है ज्यादा समय के लिए तो ज्यादा मिलेगा। मतलब जो आपका प्रॉफिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, आपने जितना पैसा लगाया, निवेश किया है और जितना आपने समय के लिए किया है। हमेशा याद रखना प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। कैपिटल है आपका जो आपने पैसा लगाया है और टाइम जितने समय में लगाया है। यही चीज आप बैंक में भी फॉलो होता है। ठीक है, अब देखो बोला क्या है, राजीव और अमेय ने एक व्यापार में निवेश किया, लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया, लाभ को निवेश के अनुपात में ही बांटा जाता है। ठीक है, और यदि राजीव ने 40,000 निवेश किया है तो बाकी कथन पे ये कीजिए। तो अमेय द्वारा निवेश जो है ये 50,000 है बोल रहा है। दूसरा कथन है कि यदि लाभ का अनुपात 2:3 है तो निवेश का अनुपात 2:3 होगा। ठीक है, और अमेय का निवेश 60,000 होगा। देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसको हम बता चुके हैं कि इसको क्विक कैसे करना है। यहाँ हम लोग जो एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है ये सब चीजें हम समझा चुके हैं। यहाँ बस हम एक तरीका आपको बता दे रहे हैं, एक तरीका हम यहाँ भी बता। देखो सबसे पहले जो सबसे बेसिक तरीका है वही बता देते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इनटू टाइम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट, ऊपर लिखते हैं राजीव का और नीचे लिखते हैं प्रॉफिट अमेय का। तो प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम। टाइम नहीं दिया है मतलब दोनों का समय क्या है, सेम है, आपको मानना है 1 साल के लिए किया हुआ है। ठीक है, तो देखो तो कैपिटल क्या है, प्रॉफिट का रेशियो क्या है, प्रॉफिट का रेशियो मान लीजिए ये राजीव ने किया है, राजीव ने कितना किया है 40,000 किया है और टाइम में टी ले लेता हूं। मुझे किसका निकालना है, अमेय के बारे में निकालना है, अमेय का मुझे नहीं पता, टाइम में टी ले लेता हूं, टी आपका कट जाएगा, समय नहीं दिया मतलब सेम समय के लिए किया गया। अगर यहां समय दिया होता तो आपको यहां समय भी लिखना है कि राजीव ने इतने दिन के लिए किया, अमेय ने इतने दिन के लिए किया। ठीक है, अब देखो ये PR है, ये PA है, इन दोनों का ये क्या है प्रॉफिट का रेशियो, कितना कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। तो 2 में लिखूंगा, यहाँ 3 लिखूंगा, ये आपका 40,000 है। ठीक है, 40,000। ठीक है, और यहाँ है आपका A। ठीक है, तो इसको आप काटिएगा तो 20,000 से जाएगा, 20K में लिख देता हूँ। ठीक है, और A का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 60,000 आ जाएगा, मतलब 60K आ जाएगा। 20 × 3 तो 60। तो मतलब है कि अमेय द्वारा निवेश किया हुआ कितना है 50,000 है। ये गलत है, क्यों, क्योंकि आपका 60,000 आया तो ये तो गलत हो गया।
दूसरा है कि यदि लाभ का अनुपात 2:3 है, लाभ का अनुपात 2:3 है, बिल्कुल सही है अनुपात, तो निवेश का अनुपात भी 2:3 होगा, बिल्कुल सही है। क्यों क्यों सही है, मैंने अभी बताया कि जो प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इनटू टाइम, ठीक है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल इनटू टाइम, टाइम दोनों का सेम है, तो जितना उसने निवेश किया है वही अनुपात उसका प्रॉफिट का भी होगा, ठीक है, ये भी चीज आप समझे। अरे प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, टाइम दोनों का सेम है, ठीक है, तो प्रॉफिट जितना है उतना ही आपका कैपिटल जो अनुपात जो होगा वो दोनों सेम होगा, तो 2:3 और अमे का निवेश इतना है। आप इसको चेक करना चाहते हो तो देख लो, इसने कितना, राजीव 2:3 में आना चाहिए, तो राजीव का कितना है आपका 40,000, तो 40,000 आप लिख दो, इकाई दाएं से 1000 10,000, और अनुपात लिख दो आप अमे का कितना है 60,000, ठीक है, 1 2 3, 3 इधर से काटो, 3 इधर से काटो, 1 इधर से काटो, 1 इधर से काटो, 0 0 का ये आ गया 4:6, 2 से काटोगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 से काटोगे 3 टाइम जाएगा, तो 2:3 जो है इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में अलग अलग तरीके से भी मैंने इसको समझाया है, अगर आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप में हो तो, ठीक है। अब ये देखिए, ये आप समझो कि रीजनिंग का फेवरेट क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे टाइप्स है, बहुत क्या मतलब 4 टाइप्स आप मान के चलो, वो मैंने करवाए, जिसमें से एक टाइप से ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के विपरीत, देखो सिंपल है, कोई भी जो घन होता है, क्यूब होता है, ठीक है, उसके कितने होते हैं सर, मतलब साइड्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो हर, जैसे ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो ये साइड और ये साइड में क्या है, सेम कलर किया गया है, ये साइड और ये साइड में सेम कलर किया गया है, ऊपर वाला इसमें सेम कलर किया, मतलब पूरा का पूरा क्यूब जो है आपको 3 कलर में क्या किया गया है, बांटा गया है। कितना कलर में, 3 कलर में आपका बांटा गया है, ध्यान से, ठीक है, 3 कलर में बांटा गया है। तो वही बोला है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन, कोई भी एक क्यूब है जिसका 6 सेंटीमीटर उसका साइड है, ठीक है, और उसको क्या किया गया है, विपरीत फलकों को सेम कलर में किया गया, जैसे ऊपर नीचे काला है, ठीक है, मान लो ऊपर नीचे काला है, इस साइड में आपका दोनों में लाल है, ठीक है, इस साइड में और इस साइड में, मतलब टोटल आप समझो 6 फेस होता है, तो काला से 2 सरफेस पे किया गया है, लाल से 2 सरफेस पे किया होगा, हरे से 2 सरफेस पे किया गया है। ये 6 सेंटीमीटर का क्यूब था। अब इसको क्या किया गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, इसको काट दिया गया, कितना, 1 सेंटीमीटर के क्यूब में, बहुत सारा क्यूब में काट दिया गया, ठीक है। अभी कितना क्यूब बनेगा, तो 6 का क्यूब बनेगा, 216 क्यूब बनेगा। ये सब चीज मैंने आपको समझा के रखा। क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए छोटे छोटे में काट दिया जाता है, 1 सेंटीमीटर के क्यूब में, छोटे छोटे क्यूब में 6 सेंटीमीटर के क्यूब को काट दिया जाता है। तो कथन 1 है कि केवल एक फलक, ऐसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका होपफुली, मुझे नहीं लगता कि स्टेटमेंट बना के देगा, वो मैथ्स में देगा सिर्फ, केवल एक फलक रंगा हुआ था तथा वह भी लाल रंग का होना वाला छोटे घनों का संख्या 16 है। मतलब ये बोला है कि केवल एक फलक रंगा हुआ था, ठीक है, रंगा हुआ था, वो भी लाल रंग का होने वाला छोटा का घन। ये देखो यहां से ना आप स्टेटमेंट वाला इसमें हटा दो, जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाला। अब मैं बता रहा हूं, सिंपल आपको इसमें इस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे कि कितने ऐसे क्यूब होंगे, ठीक है, क्या मैंने बोला, कितने ऐसे क्यूब होंगे, ठीक है, जिसका एक साइड रंगा होगा, ठीक है, एक साइड रंगा होगा, मतलब वो ग्रीन से भी हो सकता है, रेड से भी हो सकता है, ब्लैक से भी हो सकता है। दूसरा आपको पूछा जा सकता है कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसके 2 साइड रंगे होंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसके क्या होंगे, 3 साइड रंगे होंगे, ठीक है, और कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसके एक भी साइड रंगा हुआ नहीं होगा। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम यहां बस आपको करवा रहे हैं जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसका एक साइड रंगा होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है, आपका ये जो होता है ये 2n-2 का होल स्क्वायर। n क्या होगा, ये 6 होगा, तो ये होगा 2, 6 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 4 का स्क्वायर आएगा आपका 16 और ये आ जाएगा आपका 32। तो अगर पूछेगा कितने ऐसे क्यूब होंगे, छोटे छोटे ऐसे कितने क्यूब होगा जिसका एक जो होगा, कोई एक साइड जो होगा उसका कलर होगा, चाहे वो लाल भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, कुछ भी, एक साइड उसका कलर होगा, तो 32 होगा। मान लो यही क्वेश्चन आपको चेंज कर देगी, कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसके 2 साइड कलर होंगे, तो 2 साइड जो कलर होंगे मैंने अभी आपको बताया भी है, इसको बस इधर लेके आ जाओगे। उसका जो फॉर्मूला होता है 4n-2 होता है। तो क्या होगा इसका, 4n कितना है आपका 6 है, तो 6 - 1, 6 - 2 ये कितना हो जाएगा 4,
तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 16। तो 16 ऐसे क्यूब होंगे जिसका क्या होगा आपका 2 साइड रंगा होगा। 32 ऐसे क्यूब होंगे जिसके एक साइड रंगा होगा। बहुत सारे ऐसे क्यूब होंगे जिसका साइड नहीं रंगा होगा क्योंकि अंदर भी कटा होगा। तो ये 2 साइड के लिए है, ठीक है। ये एक साइड के लिए है 2n-2 का होल स्क्वायर, ये 2 साइड के लिए है। और पूछेगा कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनका जो होगा 3 सरफेस रंगा होगा, तो वो हमेशा होता है उसका आंसर आपका 8 ही रहता है। ये चीज कैसे हुआ, ये भी चीज मैंने क्यूब लेके आपको समझाया, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। देखो अब जो शेयर मार्केट वाला क्वेश्चन है मेंस में तो नहीं पूछा गया अभी तक, पर प्री में बहुत बार पूछा गया है। इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 तरीका मैं आपको समझा चुका हूं, ऐसे तरीका बहुत है, बट दरोगा के लिए 3 तरीका मतलब 3 टाइप आपको याद रखना है। देखिए अगर आपको इसको समझ है, ठीक है, तो अभी तो समझा नहीं सकते पूरा, बस इतना याद रखना। कोई भी शेयर आप खरीदते हो, ठीक है, मान लिया आपने टाटा का कोई शेयर खरीदा, ठीक है, तो आपने जो कुछ शेयर खरीदा हर शेयर का कुछ दाम होगा। सिंपल सी, एक शेयर का मान लो 20 रुपया है या 30 रुपया है, तो पहला तो क्या होगा उसका फेस वैल्यू होगा, उसका दाम हो गया फेस वैल्यू। दूसरा, आपको पैसा वापस कैसे मिलेगा, पहला तो डिविडेंड के रूप में, मतलब कंपनी जो भी कमाती है, जो भी उसका शेयर होल्डर है उसको क्या करती है 1% या 2% डिविडेंड होते, जो भी कमाएगी उसका आपको दे देगा। एक तो वो प्रॉफिट होता है, दूसरा प्रॉफिट क्या होता है जो आपका शेयर जो बढ़ रहा है उस पर, ठीक है। ये चीज मैं समझाया हूं पहले भी। अब यहां देखिए क्या पूछा है कि रोहन 25 वास्तविक मूल्य के, रोहन 22 450 शेयर, कितना शेयर खरीदता है 450। उसका फेस वैल्यू मतलब जितने रेट पे आपने खरीदा है 25 रुपया है एक शेयर का, उसने टोटल कितना खरीदा है 50 शेयर। और बोला है कि उसने डिविडेंड याद रखना, डिविडेंड वही होता है कि कंपनी जितना कमाएगा, ठीक है, उसमें से कुछ % आपको देता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से मैंने क्लास में समझाया कि डिविडेंड सिंपल समझो, कोई एक कंपनी है उसका आपने शेयर खरीदा, उसने जितना भी कमाया अपना शेयर होल्डर में भी वो बांट देता है, तो वो होता है उसका डिविडेंड, ठीक है। जैसे आप एक शेयर पे मान लीजिए कोई 1 रुपया डिविडेंड देता है, कोई 2 रुपया देता है, ठीक है। तो बोला है कि उसको डिविडेंड जो मिला है 675 मिला है बोला है, तो टोटल जो डिविडेंड का रेट क्या है, किस रेट पे बोलते हैं ना, इतना डिविडेंड, इतना रेट ऑफ डिविडेंड हमको दिया। तो इसका सिंपल फॉर्मूला याद रखना, जो डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड जो आपको मिलता है वो होता है आपका एन मतलब कितना आपने शेयर खरीदा है, आर मतलब उसका रेट, डिविडेंड का रेट, एफ मतलब उसका फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू मतलब शेयर का फेस वैल्यू कितना है और डिवाइडेड बाय 100। बस इसको आपको सॉल्व करना है। डिविडेंड कितना दिया हुआ है, डिविडेंड का है भाई 675, चलो 675 इसका डिविडेंड है। एन नंबर ऑफ शेयर कितना है तो 25 है। आर कितना है, रेट कितना है, रेट तो हमें निकालना है। और फेस वैल्यू कितना है, सॉरी एन मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना है 450 शेयर है, ठीक है। और रेट कितना है निकालना है, और एफ का वैल्यू कितना है 25 है, ठीक है। नीचे आपका 100 है। इसको सॉल्व कर लेना, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो आंसर आएगा आपका 6% आएगा, ठीक है। देखो मैंने बस ये आपको करना इसलिए करके आपको बता दिया है कि वहां घबराइएगा नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे और भी मैं क्वेश्चंस बना के लाऊंगा, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस बना के लाऊंगा, ठीक है। और जो आपका श्योर सिलेक्शन ग्रुप में 1-1 घंटे का मैं वीडियो डालूं, एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके जितने पॉइंट्स हो सकते हैं वो मैं आपको कवर वहां भी करवा। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, एज ए स्टूडेंट बता रहा हूं, आप 1 महीने में या 2 महीने में मैथ्स का मास्टर नहीं बन सकते, या आपको कोई बताएगा नहीं, मुझे पता है, ठीक है। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। तो अगर आपका मैथ्स एंड रीजनिंग वीक है, ठीक है, तो जो हम करवा रहे हैं एक क्वेश्चन को 4 से 5 बार कीजिए, और अभी आपको मान के चल रहा है कि ऐसा होता है। जैसे आप बोलोगे कि ए क्यों होता है, बचपन में आपने पढ़ा होगा ए क्यों होता है, ए फॉर एप्पल ही क्यों होता है, ठीक है। आपने ये नहीं समझा, अभी आपको मान के चलना है। ये उनके लिए मैं बोल रहा हूं जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग वीक है, आपको मान के चलना है कि यही होता है। और क्योंकि अगर आप मैथ्स पढ़ने लग गए 2 महीना 2-3 चैप्टर में निकल जाएगा, और वो आप पढ़ रहे हो, मुझे पता है जिनका मैथ्स वीक है, ठीक है, और जिनका मैथ्स स्ट्रांग है, तो जितना आपको दिया जा रहा है उतना ही करना है, उसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। सेट में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको आते होंगे, उसको बस सॉल्व कर लेना है। नहीं बन रहा है तो घबरा नहीं जाने का, ये तो बन ही नहीं रहा है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आप बना पाओगे जितना हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल स्टडी हार्ड। किसी भी तरीके का डाउट होगा नीचे कमेंट कीजिएगा, नीचे लिंक है, जुड़ जाइए, स्टेटस के क्वेश्चंस कम से कम फॉलो कीजिए। जय हिंद।